चैप्टर शुरू कर रहे हैं आप आज सिविक्स का। आपा ने इसको ऐसे सेट करा 2 days फॉर हिस्ट्री, 2 days फॉर सिविक्स एंड 2 days फॉर कौन सा टेस्ट है हिस्ट्री का, कौन सा चैप्टर का? पेजेस देते हैं ऐसे चैप्टर में, टॉपिक नहीं देते कोई? अच्छा, फर्स्ट चैप्टर का बस पेज दे दिया, काम खत्म, कोई बात नहीं। कब है? ट्यूसडे। कोई बात नहीं, करवा दूँ। आज क्या वार है? वीरवार, थर्सडे, आज फ्राइडे सैटरडे कर लेंगे। पावर शेयरिंग, हाँ एक्चुअली मेरे को ऐसे था कि वो वेंसडे और थर्सडे था जो, वो हिस्ट्री का। आज थर्सडे है, मेरे को लगा फ्राइडे है। पावर शेयरिंग नाम से क्लियर हो रहा है, पावर को क्या करना है? शेयर करना। कैसे शेयर करना पावर को? हाँ, पावर शेयरिंग का मतलब है कि देखो, आसान भाषा में बात करें तो इंडिया की एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, कोई मर्जी स्टेप पे देख लो, डाइवर्सिटी मिल जाएगी आपको। चाहे लैंग्वेज बेस पे हो, चाहे वो कल्चर बेस पे हो, चाहे वो एजुकेशनल बेस पे हो, कोई मर्जी सोशल बेस ले लो चाहे उसका कोई, तो आपको क्या मिलेगी? डाइवर्सिटी मिलेगी। इवन दैट खाने में भी हमारे डाइवर्सिटी है कि नहीं है? विभिन्नता, अलग अलग चीज़ें। अच्छा, आप बताओगे कि कौन सी स्टेपल डाइट है इंडिया की? स्टेपल डाइट, राइस। आपा क्या खाते हैं? कनक की रोटी, है ना, व्हीट। पूरा इंडिया खा रहा है राइस, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ पार्ट क्या खा रहा है? कनक। डाइवर्सिटी है खाने में। अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओ, वहाँ नॉन वेज बड़ा खाते हैं। बंगाल में चले जाओ, नॉन वेजिटेरियन बहुत है। पंजाब में आ जाओ, आपको वेजिटेरियंस बड़े मिल जाएंगे। लैंग्वेज में आ जाओ, साउथ इंडियन में जाके आप पंजाबी बोलोगे, उसको समझ नहीं आएगा। वो अपनी तेलुगु पंजाब में आके बोलेगा, उसकी समझ नहीं आएगी। ये क्या है? डाइवर्सिटीज है, कल्चरल डाइवर्सिटीज है। अब बैसाखी क्या चीज़ है? आज बैसाखी है, अपने को पता है। आज के 13 है, आज 13 की होती है। कल छुट्टी है आपको? अच्छा, तो बैसाखी पंजाब में पता है, अच्छे से मना रहे हैं पंजाब में भी। लेकिन इसका आप बेंगलोर में जाके बोलो बैसाखी, नहीं पता होगा। ठीक है, आपको पोंगल पता है? पोंगल एक डांस है, हाँ एक फेस्टिवल है। ठीक है, ओनम, पोंगल, ये यहाँ पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं? नहीं करते। तो ये डाइवर्सिटी है। ठीक है, लैंग्वेज बेस पे डाइवर्सिटी, सोसाइटी के बेस पे डाइवर्सिटी। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी में चीज़ों को कैसे सेट करें? इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी में रूल्स को कैसे सेट करें? अब मान लो इंडिया में कोई ऐसे रूल्स इम्पोज कर दिए जाएं जो सिख्स की फेवर में तो है, लेकिन हिंदूज की फेवर में नहीं है। हिंदू की फेवर में तो है, सिख की फेवर में नहीं है। हिंदू और सिख की फेवर में तो है, मुस्लिम की फेवर में नहीं है। ऐसे रूल्स इम्पोज कर दे तो मतलब ये चीज़ों को बड़ा ध्यान से रख कर चलना पड़ता है, डाइवर्सिटीज़ को बड़ा ध्यान में रख कर चलना पड़ता है रूल्स को लगाने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर पावर शेयरिंग चैप्टर बेसिकली 2 कंट्रीज़ की स्टोरी है, बेल्जियम एंड
श्रीलंका। पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ लेंगे, फिर श्रीलंका के बारे में पढ़ लेंगे, दोनों से क्या रिजल्ट निकलते हैं इसको इंडिया के साथ। ये इतना कुछ चैप्टर ही है, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले क्या है, इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा है डिमोस एंड डिमोस प्लस क्रेटिया। क्या ये वर्ड? डेमोक्रेसी यहीं से आई है, इन वर्ड से। ये ग्रीक वर्ड्स हैं। डिमोस मीन्स पीपल, क्रेटिया मीन्स रूल। क्या बन गया? पीपल रूल। तो ये डेमोक्रेसी वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि डिमोस क्रेटिया वर्ड मीनिंग क्या है? पीपल्स रूल, लोगों का शासन। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ पर कुछ पिलर दिख रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के 4 पिलर बोले जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 पिलर डेमोक्रेसी के? एक मैं बताता हूँ, मीडिया, जो आपने बताना था। 3 पिलर कौन से हैं? पॉलिटिशियंस नहीं। ऐसे करो, आप इस क्वेश्चन को नोट करो, आपने मेरे को 4 के 4 पिलर बताने हैं, 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये भी खुद ही ढूंढना अब दोबारा। मीडिया इज नोन एज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आपने मेरे को ये बताना है कि पिलर कौन सा है डेमोक्रेसी का। कितने पिलर हैं? 4। कौन कौन से हैं आपने मेरे को बताने हैं, ठीक है। All the powers doesn't rest with one organ of the government. अब आपको बात यहीं से क्लियर हो जाएगी। ये आपको ये जो 4 पिलर्स दिख रहे हैं, ये किसके पिलर्स हैं? मीडिया के, ठीक है। सॉरी, 4 पिलर्स में से एक पिलर कौन सा है? मीडिया का। और रेस्ट बता ही देता हूँ, मेरे को बताने पड़ेंगे क्योंकि आगे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आएगा आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ये, और चौथा मीडिया, ठीक है। ये 4 पिलर है। अब चारों में से किसी एक के पास पावर हो और बाकी, वाई आर यू लेट? आज ही लेट हो या आगे भी लेट आता? Demos Gratia, all powers doesn't rest with any one organ of the government. किसी एक ऑर्गन के साथ पावर नहीं रह सकती। अगर एक ऑर्गन के साथ पावर रहेगी तो वो सही नहीं है। सोच के देखो कि आपके स्कूल में, आपकी क्लास में अप्रॉक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स में से किसी एक की बात ही मानी जाए, बाकी 99 स्टूडेंट्स की बात ना मानी जाए या उनकी तरफ ध्यान ना दिया जाए। इज इट वाइज? तो ऐसी कंट्री के अंदर चारों पिलर्स को इक्वल रखना जरूरी है फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। अब आपको पता होगा डेमोक्रेसी के 4 पिलर में से एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 ये, और चौथा मीडिया। आप चारों को पावरफुल चीज मान सकते हो। ये रूल बनाने का काम करती है, वो एग्जीक्यूट करवाने का काम करती है। जो रूल बन गए उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को चलाने का काम करती है। अगर ना सिस्टम चलेगा तो ये पनिश करेगी कौन? और जो ये सारे कुछ कर रहे हैं उसके बारे में आम जनता को बताने का काम करता है मीडिया। समझ आई? इसमें से किसी एक के पास भी ज़्यादा पावर होगी ना
तो डेमोक्रेसी के ऊपर क्या हो जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट डालेगा अपना, किसी एक के पास भी अगर पावर ज़्यादा है तो। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऊपर। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन डेमोक्रेसी। अब अच्छे तरीके की डेमोक्रेसी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी जो एक इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग हो। ये नहीं है कि किसी को पावर्स बहुत ज़्यादा दे दी, किसी को बहुत कम कर दी, तो एट द एंड फिर क्या आएगा, डेमोक्रेसी के अंदर लैग्स आ जाएंगे, वो डेमोक्रेसी अच्छी नहीं रहेगी, उसमें क्या आएंगी, दिक्कतें आ जाएंगी। जब दिक्कतें आएंगी तो इतनी लेवल की दिक्कतें आ जाएंगी, देन फिर प्रॉब्लम आगे। वो प्रॉब्लम क्या है वो आपको आगे जाके कंट्रीज में समझ आएगा जब आप बेल्जियम और श्रीलंका की स्टडीज को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अहेड वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज। कौन कौन सी स्टोरीज है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। अच्छा, ये एक लाइन लिखी है, ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये किसने बोला? हाँ, ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। ये किसने दी है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, अब्राहम लिंकन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आप इतनी बात तो सुनते हैं ना, लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन, वही एक क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, और डेमोक्रेसी कौन से 2 वर्ड से मिलकर बना है, आपको मैंने बताया अभी, डिमोस एंड क्रेशिया। और डिमोस क्रेशिया कौन सी लैंग्वेज के वर्ड हैं, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, पीपल्स रूल, अपॉस्ट्रोफी एस, लोगों का शासन। ठीक है, और इसके बारे में अब्राहम लिंकन ने भी बता दिया आपको। क्लियर? और कौन कौन से 4 पिलर हैं डेमोक्रेसी के? हाँ, क्लियर। नेक्स्ट है, लो कर लो, जाकर सर पानी में। नेक्स्ट है बेल्जियम। सबसे पहले किसकी स्टोरी शुरू करेंगे, बेल्जियम की। अब बेल्जियम क्या है, एक कंट्री है छोटी सी, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली हमारी इंडिया की कंट्री, इंडिया की एक स्टेट हरियाणा जितना है। ठीक है, इट इज स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप एंड स्मॉलर देन एरिया ऑफ स्टेट हरियाणा। ये इतनी सी है, देख रहे हो आप, इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स। ठीक है, बेल्जियम कंट्री की कैपिटल कौन सी है, ब्रसेल। ठीक है, इट्स शेयरिंग बाउंड्रीज आर नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये लग्जमबर्ग है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये नीदरलैंड ऊपर, और इधर नॉर्थ सी लगता है, यहाँ पे ये बाउंड्री शेयर करती है अपनी। ठीक है, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कम्प्लेक्स। यहाँ एथनिसिटी बहुत है, बड़ी कम्प्लेक्स इनकी कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन। मतलब एथनिसिटी से कि यहाँ पर ना लोगों के अंदर डाइवर्सिटी, बड़ी डेंस डाइवर्सिटी है। आई मीन टू से छोटी सी कंट्री में लोग बड़ी तरह के रहते हैं। एक तो आपको बोल देना कि एक इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी होना तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक छोटी सी कंट्री में भी डाइवर्सिटी, और वो भी इतनी ज़्यादा, तो इसकी अलग से प्रॉब्लम थी। पहले इस प्रॉब्लम को देखेंगे क्या थी, फिर इसके साथ श्रीलंका की प्रॉब्लम को देखेंगे। दोनों प्रॉब्लम को देखने के बाद फिर ये देखेंगे किसने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट किया। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर को कैसे इन्होंने अपने शेयर करा अपने सिस्टम में, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। श्रीलंका में आप देखोगे कि पावर शेयर नहीं करते तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, यहाँ पर पावर शेयर कर लेते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते।
ठीक है। एट द एंड डेमोक्रेसी होना ये नहीं है कि डेमोक्रेसी है तो यहाँ आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो डेमोक्रेसी कैसे चल रही है आपके, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चले भी आगे कर लो, जल्दी नोट कर लो। लक्समबर्ग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है भाई? डन। नेक्स्ट है अब क्या है, पूरी कंट्री के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी एथनिसिटी है, कॉम्प्लेक्स है यहाँ का सिस्टम। ये देखा, ये पूरे के पूरे क्या बता रखा है, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ये पूरा मैप क्या है, एथनिसिटी है किसकी, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, अब अलग अलग से कलर्स देख रहे हो इसमें, ये कलर ऊपर थोड़ा ऑरेंज शेड का है, ये पैरेट कलर का, ये पर्पल कलर का। इसमें सारी चीज़ों को कलर से देखते हैं। ऊपर है ये फ्लेमिश रीजन है, ठीक है। नीचे लक्समबर्ग वाला जो रीजन है वहाँ पर आपको अलग एथनिसिटी मिलती है, यहाँ पर आपको अलग एथनिसिटी मिलती है, ठीक है। 59% कौन से लैंग्वेज स्पीक करते हैं, डच, ठीक है। वो कहाँ पे रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। मैंने बताया ना, ये वाला ये फ्लेमिश रीजन है सारा। यहाँ पर कितने परसेंट लोग रहते हैं, 59%। कौन से लोग वो वाले हैं जो क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज। आपको ये पता होना चाहिए कितने परसेंट लोग कहाँ पर क्या बोलते हैं, ठीक है। 59% डच स्पीकर्स लिव इन फ्लेमिश रीजन, 40% लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, ठीक है। Remaining 1% Belgians speak German. हो गए 100%। 59% Dutch speakers live in Flemish region. 40% lives in Wallonia region. Wallonia region कहाँ पे है? और 1% कौन से बेल्जियंस, जर्मन स्पीकर्स। कौन से हैं, जर्मन स्पीकर्स। क्लियर? चलिए आगे। ये मैंने आपसे कल सुनना है ये सारा, ठीक है, पढ़ के आना अच्छे से। नेक्स्ट है अब ब्रसल, ये कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की। अब ब्रसल में कंपोजिशन और अलग है। वहां पर क्या है, 80% पीपल कौन से, फ्रेंच स्पीकर, और 20% डच स्पीकर। अब आप देख रहे हो जो आपने एक रीजन पढ़ा फ्लेमिश रीजन, वहां पर 59% कौन से हैं, डच। यानी कि कंट्री में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज के लोग हैं, डच के। लेकिन वही लोग कैपिटल में क्या है, कम, 20% रह गए कैपिटल में। और जो सबसे ज़्यादा कैपिटल में लैंग्वेज बोली जाती है वो पूरी कंट्री में कम बोली जाती है, फ्रेंच। ऐसे ही था। इट मीन्स कि कैपिटल का एंटायर कंट्री से कंपोजिशन
डिफरेंस है ना। ये एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना, इसको स्टार मार्क करना कि कैपिटल की कंपोजिशन और कंट्री की कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। आप ये देखो ना, पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, कितने परसेंट, 59%। दैट मीन्स 59% मेजोरिटी में हो गए, यानी कि सबसे ज्यादा मेजोरिटी कौन सी लैंग्वेज स्पीकर की है, डच। वही सबसे कम हो रहे किसमें, लैंग्वेज उसके कैपिटल में, ब्रसेल्स में। ठीक है। अब जो सबसे कम थे, मतलब सेकंड लास्ट जो आते थे, अप्रोक्सीमेटली 50% थे, सॉरी 40%, वो कौन से थे, फ्रेंच स्पीकर। और यहां पर वो फ्रेंच स्पीकर कितने हैं, 80%। कोई डाउट है यहां तक, चलिए आगे। करते हैं वो भी, एक बार इसको इतना नोट कर लो कि ब्रसेल्स में ये कंपोजिशन। अब आगे है, दी माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच। जो माइनॉरिटी थी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी तो पता होगा ना, माइनर मतलब कम, मेजर मतलब ज़्यादा। माइनर से माइनॉरिटी बन गया, मेजर से मेजॉरिटी बन गया। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल एंड रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। मतलब वो क्या करते थे, अच्छे से डीलिंग नहीं करते थे। जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो है तो कम, लेकिन क्या है, रिच है। जो डच स्पीकर है वो है नंबर्स में ज़्यादा, लेकिन पुअर है। समझ आ गई। इसलिए इनके बीच में कुछ तानाबानी चलती रहती थी, रिजेंटेड बाय द डच स्पीकर्स। क्लियर। भी हम तो नंबर्स में ज़्यादा हैं, ये नंबर्स में भी कम है, फिर भी ये अमीर, हम गरीब के गरीब। ये कौन सोचता, डच। समझ आ गई इतनी बात, क्लियर है। हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। इनको मिले थे, ये कंट्री में थी, वो ब्रसेल्स वाला ऊपर ऊपर ही है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये कंट्री का पार्ट है। ठीक है। हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन बेनिफिट्स मच लेटर। मतलब इनको, डच को ये बेनिफिट्स मिले थे एजुकेशनल के या डेवलपमेंट के, लेकिन बाद में मिले थे बेनिफिट्स। स्टार्टिंग में किन के पास थे, फ्रेंच के पास थे। ठीक है। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। तो इससे क्या होने लग गया, अब ये जो चीज़ें चल रही थी, रेजेंटमेंट जो चल रही थी, मतलब एक दूसरे को रिजेंट कर रहे थे या अच्छा एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स कम्युनिटीज़ के अंदर क्या हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। ठीक है। एक्यूट पर आ गए थे। अब समझ आ गई। चलिए आगे। श्रीलंका। अब श्रीलंका को कंपेयर करो इसके साथ। लेट अस कंपेयर प्रीवियस स्टोरी विद श्रीलंका। श्रीलंका एक क्या है, आइलैंड नेशन है। ठीक है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये देखना, ये कौन सी स्टेट है इंडिया की, तमिलनाडु। यहाँ से कितनी की दूर है, फ्यू किलोमीटर, ज़्यादा दूर तो नहीं है। ठीक है। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़। ठीक है। इट हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन। इनकी पॉपुलेशन क्या है, डाइवर्स। अब डाइवर्सिटी कैसे आएगी, वही सारी चीज़ें। बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी है, इंडिया में भी डाइवर्सिटी है, और श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी है। और क्या ये डाइवर्सिटी सिर्फ 3 कंट्रीज में ही है, लगभग सभी जगह पे है डाइवर्सिटी। इवन दैट डाइवर्सिटी तो हमारी पंजाब में भी है, डाइवर्सिटी हमारे सिटी में भी है, डाइवर्सिटी हमारी गली में भी है। वो चाहे थॉट्स की हो, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो हमारी ठीक है। लेट अस सी द डाइवर्सिटी ऑफ श्रीलंका अहेड। अब क्या है डाइवर्सिटी श्रीलंका की, उसको देखते हैं। डाइवर्सिटी फिगर्स इन श्रीलंका सिन्हाला। ये लैंग्वेज है एक, सिन्हाला क्या है, एक लैंग्वेज। ठीक है। अब सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले और
तमिल लैंग्वेज बोलने वाले, ठीक है। सिन्हाला स्पीकर्स कितने %? अब बताना मेजोरिटी किसकी है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताओ मेजोरिटी किसकी है श्रीलंका में? सिन्हाला स्पीकर्स की, ठीक है। तमिल स्पीकर्स 18%। अब आपको माइंड में ये चीज़ तो नहीं आ रही कि श्रीलंका में तमिल स्पीकर्स इकट्ठा तो है ही नहीं था, इकट्ठा तो है ही नहीं था ना श्रीलंका। हाँ, एक्चुअल में जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे सर्वाइवल के लिए, मतलब कुछ काम करने के लिए, या तो जो लोग इंडिया से श्रीलंका में गए थे, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ श्रीलंका ही जाते थे, और भी कई कंट्रीज में जाते थे, इवन दैट ब्रिटिशर्स भी उनको लेकर जाते थे। तो जो लोग श्रीलंका में आके रहने लगे वो सो ऑब्वियस पंजाब से तो कोई आएगा नहीं, पास क्या पड़ता है? तमिलनाडु, तो वहीं से लोग जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है। कोई पंजाब से तो नहीं श्रीलंका काम करने के लिए आएगा, या श्रीलंका से कोई पंजाब तो नहीं जाएगा। तो या इनका जो कांटेक्ट था वो यहाँ पर था तमिलनाडु के साथ। तो तमिलनाडु से कहाँ आते थे लोग काम करने? श्रीलंका, और यहीं पे सेटल हो गए। और जो यहीं पे सेटल हो गए उनकी आगे अलग से कम्युनिटी बन गई, लैंग्वेज उनकी वही रही, कौन सी? श्रीलंकन तमिल, ठीक है। अमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब उनके अंदर भी 2 सब ग्रुप है, एक कौन से है? श्रीलंकन तमिल, एक है इंडियन तमिल्स। टोटल कितने हैं? 18%। तमिल स्पीकर्स कितने टोटल? 18%, और 13% जिसमें से कौन से हैं? श्रीलंकन तमिल, एंड रेस्ट आर इंडियन तमिल स्पीकर्स। क्लियर है इतना? आएंगे आगे ये पढ़े, समझ आ गई क्या पिछले वाला? ये एक बार कर लें इसको, ये करके फिर आप वो नोट कर लेना, ठीक है। बाकी के आ रहे हैं अभी नीचे पड़े, कोई बुद्धिस्ट है, कोई क्या है, कोई क्या है, ये सारे। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट। अब इसका पता होना चाहिए कि जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन से है? बुद्धिस्ट है। मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। ये जो साउथ इंडिया ना, वहाँ पर आप गए हो कभी? साउथ इंडिया में कभी जाना, आपको बहुत सारे मुस्लिम्स वहाँ मिलेंगे। आप इवन दैट पंजाब से बाहर निकलना, राजस्थान थोड़ा डेप्थ में चले जाना, इधर दिल्ली में चले जाना डेप्थ में, आपको मुस्लिम्स मिलेंगे, ठीक है। पंजाब में अगर आपने मुस्लिम्स कम्युनिटी को देखना है तो आप मलेरकोटला चले जाना। अब आपको फाजिलका में नहीं इतने देखने को मिलते, इसका मतलब ये थोड़ी कि इंडिया में है ही नहीं मुस्लिम्स, ठीक है। अब जब आपा नहीं गए हैं इंग्लैंड तो इसका मतलब ये थोड़ी भी इंग्लैंड है ही नहीं। समझ आई बात? मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, मोस्ट ऑफ तमिल आर हिंदू एंड और मुस्लिम्स। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। अभी इसमें क्रिश्चियंस भी है, 7% क्या है? क्रिश्चियंस। तो जो क्या है वो तमिल स्पीकर भी है और सिन्हाला स्पीकर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिन्हाला स्पीकर है वो कौन से है? बुद्धिस्ट है। क्लियर है इतना? अब आप एक चीज़ को देखना, यहाँ पे ये सारी चीज़ नोट कर लो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ऑनलाइन वाले भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।
चले आगे। किसका? एक ही होता है मेरे अकॉर्डिंग तो। डिस्ट्रीब्यूशन इसी में आती है, आपको सेक्शंस दिए होते हैं एक एग्ज़ाम में, 4 सब्जेक्ट्स की सेक्शन वाइज होता है। अब ये देखना, इस पूरे के पूरे मैप के अंदर आपको सबसे ज़्यादा कलर कौन सा दिख रहा है? येलो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फिर? सिन्हाला को। उसके बाद कौन सा कलर सबसे ज़्यादा दिख रहा है? ऑरेंज कौन सा होगा फिर? श्रीलंकन तमिल स्पीकर्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको डार्क कॉफ़ी कलर दिख रहा है, ये जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है? इंडियन तमिल। थोड़े थोड़े ऐसे पैचेस दिख रहे हैं, ये कौन से हैं? मुस्लिम्स हैं। कौन से हैं? मुस्लिम। मतलब आपको समझ आ रही है चीज़ क्या है? अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीके से डिफाइन करा गया मैप के अंदर विद द हेल्प ऑफ कलर्स। क्लियर? नेक्स्ट है, आपने वो नोट करना था इसको, जल्दी करो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सिचुएशन इन बेल्जियम। The Dutch community could take advantage of this its numeric majority and force its will on French and German speaking population। कर सकती है भी डच कम्युनिटी, अगर चाहे नंबर में तो ज़्यादा है, दबा सकती है बाकी सभी को। फ्रेंच को दबा सकती है, जर्मन को तो वैसे ही दबा लेगी, वो है ही 1%, है ना। ऐसा किया नहीं। अगर ऐसा करते तो फिर कैपिटल पढ़िए ना, कैपिटल में कौन ज़्यादा है? फ्रेंच ज़्यादा है, तो वहाँ डच दब सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस वुड लीड अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अगर ऐसा होता ना कि अगर कोई एक दूसरे को दबाने पे आ जाता तो फिर क्या होता? कंट्री का पार्टीशन होता। अब थोड़ा सा बैक जाओ इंडिया के पार्टीशन को लेकर। क्यों पार्टीशन हुआ था इंडिया का? बिकॉज मुस्लिम ये डिमांड कर रहे थे कि हमें अलग से एक कंट्री चाहिए। ठीक है, मुस्लिम ने 1% भी एग्री नहीं करा इस चीज़ के ऊपर कि हम इकट्ठे रह सकते हैं। और ये महात्मा गांधी की विल के अगेंस्ट गया था ये फैसला कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी द सेपरेट नेशन अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान। 3 जून 1947 को एक प्लान आया था जिसमें ये कहा गया था इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी दी सेपरेट नेशंस। उसके पहले कभी बात नहीं करी गई थी इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश होंगे। वो फर्स्ट प्लान था। और जब वो प्लान आया 3 जून 1947 को आया, उसके बाद जुलाई और 15 अगस्त क्या हो गया? पार्टीशन हो गया। और वो पार्टीशन इजी नहीं था। उस पार्टीशन के बाद तक इतने रॉयट्स हुए हैं, इतने दंगे हुए हैं। वो गदर मूवी देखिए, उसमें जैसे दिखाया ना, वो ट्रेन में ऐसे डेड बॉडीज इधर उधर जाती रहती थी, वो कहते भी एक्चुअल में वो चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो सिचुएशन इन श्रीलंका। अब श्रीलंका की सिचुएशन क्या है? इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी। कितनी मेजोरिटी इनके पास?
74%। कौन है? सिन्हाला। और ना भी कुछ करे तो भी जीते जीते, क्योंकि इनकी मेजोरिटी बड़ी ज़्यादा है। सिन्हाला स्पीकर एंड could impose its will on the entire country. Now let's look what happened in these countries. क्या हुआ था? मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म क्या चीज़ है? मेजोरिटी को इम्पोज कर देना अपनी किसी के ऊपर। मान लो आप क्लास में 25 जने हो, 25 जनों में 20 जनों की तो मेजोरिटी है और 5 जनों की अलग से मेजोरिटी है। और हर बार ये पूछ के लाया जाए कि क्लास में कोई भी काम करना है, मान लो लंच आना है क्लास में, रोज़ बाहर से लंच मंगा के लाना है, तो जो 20 जने बोलेंगे वही हर बार सब्जी आनी है, वही हर बार दाल आनी है। वो 5 जनों का नहीं भी मन है तो भी वो खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो मेजोरिटी ने इम्पोज कर दिया ना। आपसे तो कभी पूछा ही नहीं कि चलो आज आप भी बता दो आपने क्या खाना है ना। जो उनको अच्छा लग रहा है वही करते जा रहे हैं, जो उनको अच्छा लग रहा है वही करते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? मेजोरिटेरियनिज्म। अब आपके ऊपर मेजोरिटी इम्पोज कर दी। कब तक आप खाओगे उनकी मंगाई हुई दाल? कब तक उनकी मंगाई सब्जी खाओगे? एक दिन तो ऐसा आएगा ना आपका मूड ही नहीं है वो चीज़ें खाने का, और फिर उन्होंने वही चीज़ मंगाई, क्या करोगे उस दिन? खाएंगे नहीं। चलो कितने दिन नहीं खाओगे ऐसे? एट द एंड तो फूटोगे ना कहीं से। क्या होंगे? फिर उस दिन आप के हाथ में जो चीज़ आएगी ना, पहले वो उठाओगे, इसको दे पहले 4 को। ये रोज़ वही दाल मंगा के बैठ जाता है, ये रोज़ वही सब्जी। यही चीज़ है यहाँ पे भी। श्रीलंका में जो सिन्हाला थे ना, सिन्हालाज ने अपनी जो विल थी उसको इम्पोज करा। किसके ऊपर? जो माइनॉरिटी थी। ठीक है। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. ठीक है। The leaders of Sinhala sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए इन्होंने पूरी सीरीज ही चला दी अपनी मेजोरिटेरिज्म की। ठीक है। मतलब अपनी आगे आप देखोगे ये 1956 का एक एक्ट बना दिया। लैंग्वेज को क्या कर देंगे? अपनी सिन्हाला लैंग्वेज कर देंगे। मतलब जहाँ पर भी देखेंगे खुद को ही प्रमोट करते जाएंगे, खुद को प्रमोट करते जाएंगे। माइनॉरिटी को ध्यान ही नहीं देंगे, माइनॉरिटी की तरफ देखेंगे नहीं। अब इन चीज़ों से बचने के लिए ना आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ इंडिया की। यहाँ पर जैसे हुआ ना, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इंडिया में रूल है, मतलब ऐसे राइट्स है बाय आर्टिकल 29 एंड 30। ये राइट्स क्या है? माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं। अगर माइनॉरिटीज़ अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहती है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाकर उसको प्रमोट कर सकती है। आईसीएसई बोर्ड की क्लासेस जो सेपरेटली मंडे से शुरू हो जाएंगी। मंडे से सभी बैचेस को सेपरेट कर दिया जाएगा। इसमें आपको आईसीएसई और सीबीएसई की सेपरेट क्लासेस मिलेंगी। ठीक है। 4 क्लासेस, 9th सीबीएसई, 9th आईसीएसई, 10th सीबीएसई, 10th आईसीएसई, सभी चारों क्लासेस सेपरेट कर दी जाएंगी मंडे से। ठीक है। अब इसमें देखना, सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज बाय एक्ट ऑफ 1956। अब 1956 का एक एक्ट लाए जिसमें सिन्हाला को कौन सी लैंग्वेज बना दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज जैसे यूनिवर्सिटी पोजीशन, गवर्नमेंटल जॉब्स, यहाँ पर किसको प्रेफरेंस देने लग गए? किसको? सिन्हाला स्पीकर्स को। ठीक है। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब बताओ, सब जो सिन्हालास थे वो सबसे ज़्यादा किसके फॉलोअर्स थे? बुद्धिज्म के। इन्होंने रिलीजन को भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट कर लिया। समझ आई? अब लैंग्वेज भी प्रोटेक्ट कर ली अपनी,
जो भी जितने भी जहाँ पे प्रायोरिटीज़ थी वहाँ पे भी अपने आप को रख लिया, बड़े बड़े ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस में और कई पोजीशंस के ऊपर, यूनिवर्सिटी की पोजीशन के ऊपर अपने आप को रख लिया, और यहाँ तक कि अपना जो रिलीजन था वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट कर लिया। अब रह क्या गया पीछे? अब पीछे क्या रह गया? उनको तो कुछ मिला ही नहीं अभी तक, मेजर चीजें सारी वही ले गए। अब क्या आएंगे? दंगे, राइट्स। ठीक है, अब कौन सी फीलिंग आ रही है अब इसमें? फॉस्टर मतलब उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्ट करना या उसको अपना लेना अपने आप, मतलब इंडिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन है, रिलीजन है कोई? इंडिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजन नहीं है? हिंदू। हिंदू क्या चीज है? हिंदू रिलीजन है? हिंदू क्या चीज है पता है? हिंदू एक रिवर का नेम है। हिंदू क्या चीज है? एक रिवर है। वो रिवर भी पता कौन सी है? आप सभी जानते होंगे, सिंधु। नाम सुना है? सिंधु, सिंधु नदी। इंडस तो सुना ही होगा, अगर इंडस नहीं सुना फिर आप हैं, सिविलाइजेशन थी वो। अब क्या था कि ये इंडस, जिसको सिंधु बोलते हैं हिंदी में, जब ईरानी लोग यहाँ पे इंडिया में आए थे ना, ईरान से लोग जब आए थे, वो स को क्या बोलते थे? ह। उसकी प्रोनाउंसिएशन में स क्या हो जाता था? ह। वो सिंधु की जगह क्या बोलते थे? हिंदू। और एक वर्ड होता है स्थान, जिसका मतलब होता है स्थान। ठीक है, तो वो उन्होंने नहीं दिया था हथान, हथान बोलने लग गया। ये स्थान बोल रहा हूं अलग से, इसका मतलब होता है एक स्थान, जगह। जहां हिंदू नदी है उसके आसपास जो लोग रहते हैं, या आसपास का जो एरिया है वो कौन सा हो गया? हिंदू के साथ का एरिया हिंदू, ऐसे बना हिंदुस्तान, ना कि हिंदू रिलीजन की वजह से हिंदुस्तान है। हिंदू ये ईरानी स को ह बोलते थे। हिंदू रिलीजन बहुत पुराना है। हिंदू रिलीजन ना इससे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। आर्यंस नहीं, ईरानी जब आए ना बड़ी देर बाद आए थे, इससे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के र्यून्स के अंदर हमें शिवजी के और कई डाइटीज के क्या मिले हैं? प्रूफ्स मिले हैं। 9th ICSE में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सिविलाइजेशन। अच्छा, समझ आई? टाइमिंग आपको, आप ऐसे करिए, टाइमिंग के लिए ना आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 7301000089। ठीक है, आप इस नंबर के कांटेक्ट कर लेना, आपको सैटरडे तक टाइमिंग्स का पता चल जाएगा, जो सेपरेटली बैचेस शुरू हो रहे हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया आपको? यहां तक कोई डाउट? अब जब इतना कुछ इंपोज कर रहे हैं सिन्हाला स्पीकर्स, तो उनमें फीलिंग कौन सी आएगी? सिर्फ पिक्चर देखना, ये वाली ऐसी फीलिंग आएगी। ये कौन से है और ये कौन से है? तमिल स्पीकर। वो तो खुद एक बड़ा अम्ब्रेला लेकर अच्छे से चल रहे हैं। धूप तो पड़ रही होगी फिर, तो एज्यूम कर लेना थोड़ी सी। ठीक है, अब देखो फीलिंग ऑफ एलिएशन, एलिनेशन। अब वो एलियन
अलगाव, एलियंस की तरह खुद, एलियंस क्या होते हैं? कोई और कंट्री का भी हो ना, उसको भी एलियन बोलते हैं। अब आप भी मान लो किसी और कंट्री में जाओ तो आप भी एलियन हो, और इसके मतलब ये नहीं कि आपके सर पे ऐसे लाइट जग जाएगी, आप धूप खाने लग जाओगे, जादू बन जाओगे, आप भी एलियन बन जाओगे। अगर कोई बाहर से इंडिया में आता है तो वो भी क्या है? एलियन है। एनआरआई, एनआरआई की तो अलग से डेफिनेशन है ना, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। अब वो इंडियन हो ही ना, फिर वो है ही कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा इंडिया में घूमने आया, उसको एनआरआई कैसे बना दोगे आप? वो तो 20 दिन का वीज़ा लेके आया इंडिया में, तो वो क्या है 20 दिन के लिए? एलियन है। और इसका मतलब ये तो नहीं वो जब फ्लाइट से उड़ा था रास्ते में उसके लाइट लगा दी यहाँ पे, तूने वहाँ जाके धूप खानी है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो वो ये सिटीजन, एक ना सिटीजनशिप चैप्टर है, उसमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि व्हाट इज सिटीजन, सिटीजन होता क्या है। जब आप एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं कंट्री की, तो हम क्या है? वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। वाई नॉट पाकिस्तान? क्योंकि हम पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है। वो बाउंड्री आपको तो ज़्यादा पता होगी, यहीं से 8-10 किलोमीटर दूर है, एरियल डिस्टेंस इतना ही है बॉर्डर। हाँ, उसके बाद क्या है? पाकिस्तान का बॉर्डर चले जाओगे तो आप इंडियन हो, तब आप सिटीजन बन गए पाकिस्तान के? नहीं ना, तो आप क्या हो गए? एलियन हो गए। वो एलियन भी आप दूसरे हो गए, बजरंगी भाईजान वाले। चलो इतना क्लियर है भी आपको? यहाँ यहीं से कल शुरू करेंगे अपन फीलिंग ऑफ एलिएशन से, ठीक है। एलिएनेशन मतलब अलग अलग सा फील करना, ठीक है। मान लो आपकी क्लास है, क्लास में आपके 50 बच्चे हैं और एक दिन कोई नया स्टूडेंट आया आपकी क्लास में पढ़ने के लिए, वो आपको क्या लगेगा? एलियन। आप अच्छे से डील करोगे इसको? आप क्या, अरे ये यहाँ यस बोल रहे हो ना, आप क्या बोलोगे? अपनी अपनी मेजोरिटी दिखाओगे। उनको पहले तो टीज करोगे 4-5 दिन, जब तक पढ़ती नहीं उसके साथ। हाँ, ऐसे प्रिटेंड करोगे ना भैया हम तो बड़े पुराने हैं, तू आज का है, ऐसे ही होएगा। हेलो, हाँ जी, क्लियर हुआ इतना चैप्टर पावर शेयरिंग। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके एमसीक्यूज, इसकी असाइनमेंट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये चैप्टर ही छोटा सा है। इसके बाद बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। पावर शेयरिंग छोटा सा चैप्टर है। आपके मेजर 3 चैप्टर ही हैं इसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर। आपके स्कूल में हिस्ट्री चल रही है ज़्यादा? अब वो बगाड़ते हैं यार, स्कूल को छोड़ो। स्कूल में ऐसे करा है क्या? इटली, वो तो इटली भी करवाएंगे, जर्मनी भी करवाएंगे, वो सारी बुक एक दिन में करवा सकते हैं। वो करते क्या स्कूल में? 9th में 10th करवा देते आदि। डोंट वरी, हो जाएगा, कुछ टफ नहीं है उसका, ठीक है। मेरे को आज होता ना तो मैं आप वही करवा देता आज आपको, ठीक है। तो आज इसको यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है, ओके।